Disclaimer. This video is not intended as financial advice. I am simply sharing my personal experience and suggestions. It's entirely up to you whether you choose to follow them. ठीक है? फाइनेंस इज टाइमलेसली इंटरेस्टिंग क्योंकि पैसा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, था और रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द मोस्ट बेसिक रीजन दैट इज सर्वाइवल। और यहाँ सर्वाइवल का मतलब गेटिंग द बेस्ट एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज पॉसिबल टू लिव अ बेटर लाइफ। ये जो एक्सेस है बेटर लाइफ का इज व्हाट इनेबल्ड बाय मनी। बिकॉज ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका सोल ही है पैसा, जो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी सबसे मेजर डिसीजंस पैसे के अराउंड ही लिए जाते हैं। नाउ आई अग्री विद दैट आइडिया कि वर्किंग ओनली फॉर मनी वोंट मेक यू रिच, बट you can't work for something that doesn't give you good returns. Of course, money is the byproduct of whatever you do passionately, but that passion is barely lucrative if finances aren't satisfied. जैसे डार्विनियन इवोल्यूशन के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट के लिए बेटर एडेप्टेबिलिटी गिव्स यू एन एज ओवर अदर स्पीसीज, वैसे ही जो हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वांट्स अस टू बी रिच इनफ टू सर्वाइव बेटर देन अदर पीपल. नाउ इट साउंड्स अनएथिकल और इनह्यूमन टू इनहेरेंटली सपोर्ट अ डिवाइड दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, जो कि है गरीबी और अमीरी का, बट दैट्स अ सैड रियलिटी भाई. अगर हर कोई अमीर बन जाएगा तो ये पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी, जो कि कभी नहीं होगा. और सोसाइटी में हमेशा एक डिवाइड एग्जिस्ट करेगा क्योंकि सारा झगड़ा रिसोर्सेज का है और रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड हेंस उसका जो एक्सेस है वो भी लिमिटेड लोगों के पास ही होगा. अब ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत अमीर होना पड़ेगा, नहीं. जब सोसाइटी में इस तरह के डिवाइड एग्जिस्ट करते हैं तब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी होता है जिसके बाद तुम्हें एक्सेस मिल जाता है उन रिसोर्सेज का. और ये जो थ्रेशोल्ड अमीरी है यही वो अमीरी है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो बिना पैसों की चिंता किए हुए, बिना इस बात के टेंशन के कि एक हॉस्पिटल बिल आपको गरीब बना सकता है, बिना इस बात की चिंता किए कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, हायर ग्रेड एजुकेशन, अच्छा खाना पीना, एक अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब बहुत बड़ा बर्डन महसूस ना हो. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इस पॉइंट के बाद और पैसे कमाऊंगा और ये करूंगा वाले लूप से निकलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ आप इसी एक चीज को भी नहीं दे सकते. सो टेक्निकली फक यू मनी नहीं, बस इतना मनी चाहिए कि एक हेल्दी, कंफर्टेबल, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए सारे फक्स पैसे को ना देने पड़े. एंड दैट्स अ ह्यूज डील फॉर मोस्ट ऑफ अस लिविंग अ मिडिल और लोअर मिडिल इनकम लाइफस्टाइल. स्टाइल कहाँ है? बस लाइफ ही तो है. स्टाइल ऐड करने के लिए जनरेशनल वेल्थ लगता है. किसी न किसी जनरेशन को जोरदार घिसाई करनी पड़ेगी ताकि आने वाली जनरेशन के लाइफ में कोई स्टाइल आ सके. मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या टॉप 10% वाले ब्रैकेट में आने के लिए जो इकोनॉमिकल बैरियर है वो बहुत बड़ा है. करंट सिनेरियो में जनरेशनल वेल्थ का मतलब क्या है? लैंड, प्रॉपर्टीज होना या फिर कोई बिजनेस होना, बेसिकली एसेट होना जो कंटिन्यू पैसा जनरेट कर रहा है और एक पॉजिटिव मनी फ्लो स्ट्रीम को बनाने में टाइम लगता है. बट आई थिंक इट इज ईजियर नाउ. देखो, कभी ना कभी तो आप पैसे कमाओगे, मोस्ट प्रोबेबली जितना चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा और ठीक ठाक टाइम नेट जीरो पे चलेगा, यानी कि टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर. बट एक पॉइंट के बाद जब पॉजिटिव फ्लो बनेगा तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे इन्वेस्ट करना. इन्वेस्टमेंट इज एक्जैक्टली व्हाट रिवीजन इज. साल भर पढ़ने के बाद कितना भी पढ़ाई कर लो, रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं. वैसे ही कितना भी कमा लो, इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं उसका. अब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एफडी कर लिए, गोल्ड वगैरह खरीद लिए, फिर ज्यादा ही पैसे तो जमीन खरीद लिए. अब ये सारे ओल्ड स्कूल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है जो कि कभी ट्रेंड से जाएंगे नहीं. इनफैक्ट रियल एस्टेट तो सबसे क्रेजी वेल्थ जनरेशन का तरीका है, बट साल उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और ऊपर से जमीन खरीदने में सरकारी ऑफिस के झंझट अलग. दूसरा जो गोल्ड है वो कोई खास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो एक बैकअप प्लान हो सकता है. और ज्वेलरी तो और कोई सेंस नहीं बनाता मुझे. खरीदने के समय पेल के मेकिंग चार्ज ले लेंगे और बेचने जाओगे तो उसी मेकिंग चार्ज को कंसीडर भी नहीं करते हैं. गोल्ड एक हेज है. पोर्टफोलियो का एक हिस्सा 10-15% होना चाहिए, बट पूरा हिस्सा गोल्ड में देना वो ग्रोथ नहीं है, प्रिजर्वेशन है. वैसे ही एफडी के इंटरेस्ट रेट्स 1990s में 12-13% हुआ करते थे. तब एफडी में पैसा रखना जेन्युइनली स्मार्ट था, लेकिन अब एफडी के रेट्स जनरली 6-7% के आसपास हैं और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4-6% के रेंज में फ्लक्चुएट करता है. तो बेयरली 1-2% का ही रिटर्न बना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा. बेसिकली हमारे पेरेंट्स का गोल था पैसा बचाना और हमारा गोल है पैसा बढ़ाना. डिफरेंट गोल्स हैं तो डिफरेंट टूल्स को यूज करना पड़ेगा. सो ब्रॉड टर्म्स में 4 मेजर एसेट क्लास हैं जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से पहला इक्विटी है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न और लॉन्ग टर्म गेम है. फिर डेप्ट हो गया जहां पर लो रिस्क है पर स्टेबल रिटर्न्स है. फिर रियल एस्टेट जहां लिक्विडिटी है, कैपिटल हैवी और सरकारी चोंचलेबाजी है. फिर गोल्ड जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन या फिर कोई क्राइसिस, बट इट्स नॉट अ ग्रोथ एसेट. अब इनमें से जो सबसे इजीली एक्सेसिबल है वो है इक्विटी एंड डेप्ट, बिकॉज सारा खेल ऑनलाइन है और रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं. हालांकि रियल एस्टेट और गोल्ड में भी ऑनलाइन तरीकों से इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट आई स्टिल प्रेफर इक्विटी एंड डेप्ट ओवर गोल्ड एंड रियल एस्टेट. और उनमें से भी जो प्रेफरेबल ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड वाया एसआईपी, जो कि सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है अधिकांश लोगों के लिए, जो कि सिंपली इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं और कंसिस्टेंटली बीट करते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद डेप्ट में आपके पास ऑप्शन है पीपीएफ या ईपीएफ का, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न्स होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होते हैं. इसलिए रिटायरमेंट प्लान्स में अक्सर इसी को प्रीफर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी के डिडक्शन का एक मेजर हिस्सा प्रोविडेंट फंड में ही जाता है. इसका
सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि मार्केट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, इसकी वजह से इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए गारंटीड और स्टेबल रिटर्न्स आते हैं। ऐसा ही एक पेंशन प्लान है एनपीएस, जहां पर गवर्नमेंट आपकी तरफ से कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जो कि मार्केट से लिंक्ड होता है ऑब्वियसली, जो कि कई सारे एम्प्लॉइज के लिए बाय डिफॉल्ट था, लेकिन ये उतना अच्छा रिटायरमेंट प्लान नहीं था जितना अच्छा प्रोविडेंट फंड था। इसलिए कुछ स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुए थे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड को बाय डिफॉल्ट किया जाना चाहिए करके। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जहां पर अगर आपको कंपनीज के बिजनेसेस, उनके फाइनेंशियल्स, उनके वैल्यूएशंस की समझ है तो आपको उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बट ये सबसे बेस्ट है। एक ऐसा ही अंडररेटेड ऑप्शन है बॉन्ड्स। आसान भाषा में समझाऊं तो आप किसी कंपनी को पैसा देते हो और वो आपको इन रिटर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, मतलब पहले से डिसाइडेड होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना आम लोगों के लिए आसान नहीं था। चेंजेस इन सेबी रेगुलेशंस, प्लेटफॉर्म्स लाइक विंड वेल्थ वर एबल टू कार्व आउट अ स्पेस इन द मार्केट। जैसे कि सबसे पहली चीज की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया। आप डायरेक्टली यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट है बॉन्ड्स का, जो कि है फिक्स्ड रिटर्न्स, वो तो मिलेगा ही, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 से 12% पर ईयर का है। और इन सब को ट्रैक करने के लिए आपके पास एक डैशबोर्ड मिल जाता है, जहां आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो। चौथा है पे आउट के डेट्स भी एकदम क्लियर कट होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अगर आप चाहो तो मैच्योरिटी से पहले भी इन बॉन्ड्स को आप बेच सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ये लोग हर बॉन्ड में खुद भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्किन इन द गेम है। देन बॉन्ड्स डेफिनेटली देखने लायक ऑप्शन है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं आगे। अब जो मेन इशू है वो ये है कि हम है फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर, और हम बहुत बड़े डेलुलू में ही होंगे अगर ये सोचे कि हमें ये सारी जानकारी घर से मिलेगी या फिर हमें घर से सपोर्ट मिलेगा कि हाँ बेटा इसमें इन्वेस्ट करो, इसे मत करो। And hence we end up in first gen investor anxiety. Currently इंडिया में लगभग 81 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है और ये नंबर 3 साल पहले आधा भी नहीं था। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन ड्राइव कर रहा है? हम लोग, मिलेनियल्स एंड जेन जी, जो कि मिलकर इंडिया का टोटल म्यूचुअल फंड एसेट का ऑलमोस्ट 48% कंट्रोल करते हैं। 35 साल से कम के लोगों ने 2025 में 40% नए एसआईपी अकाउंट्स खोले हैं। ये डेटा वही कहानी सुना रहा है जो हमें सुनना चाहिए। यू नो, आई डोंट फुली एग्री विद दैट कोट दैट सेज नेवर फॉलो द हर्ड, भेड़ चाल में शामिल मत हो। बट आई थिंक ग्रुप्स कैन बी स्मार्ट। सो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड विजडम ऑफ द क्राउड, जिसका मतलब है कि अंडर राइट कंडीशंस ग्रुप्स कैन मेक सरप्राइजिंगली एक्यूरेट डिसीजंस। The accuracy of the group is far greater than the individual. We call this the wisdom of the crowd. But groups can also fail. इतिहास में से कई केसेस हुए जहाँ पर हर्ड मेंटालिटी खराब नतीजों की तरफ लेके गई है, जैसे कि मार्केट में क्रिएट हुआ पैनिक बबल्स या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना। दिस ऑफन एक्सप्लेन बाय हर्ड बिहेवियर, पीपल फॉलो अदर्स विदाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। पर यहाँ पर जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सुनो सबकी करो अपनी वाला। सिर्फ कोई चीज काफी चर्चा में है, 4 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसको अनइंटरेस्टिंग या फ्लॉड नहीं बना देती। एक्टिवली अपना दिमाग यूज करना, ऑब्जर्व करना और वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लेना इज व्हाट मेक्स यू अपार्ट फ्रॉम द हर्ड। पर उन डिसीजंस को लेने के लिए यू नीड नॉलेज। अब फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही लेना नहीं होता, बट बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जब बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए जिन इन्फ्लुएंसर्स को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है सीए रचना, प्रांजल कामरा या फिर लेबर लॉ एडवाइजर। बस ध्यान रखना कि इस तरह के कोर्स वगैरह के चक्कर में मत फंसना। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इतना कुछ क्रेजी इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए कि तुम्हें कोर्स ही खरीदना पड़ जाए, क्योंकि 90% से ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, और खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शंस। भाई सेबी के डेटा के हिसाब से 93% एफएनओ ट्रेडर्स अपने पैसे लूज करते हैं। 3 में से 2 नहीं, 9 में से 9, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम पे पैसे लूज करोगे। तो देख तक के जाना भाई। अपने अर्ली 20s में आपको लोन वगैरह से तो दूर ही रहना चाहिए, खासकर इतने बड़े लोन जिसको आप पे ना कर सको, जो कि आपकी औकात के बाहर है, तो नहीं ही लो तो बेटर है भाई वो सब चीज। पर ऐसा नहीं कि लोन लेना ही नहीं चाहिए, लोन इंपॉर्टेंट है। एक क्रेडिट स्कोर वगैरह बनाने के लिए लोन चाहिए होता है। छोटे मोटे लोन लो और टाइम से उसको रीपे कर दो, जो कि क्रेडिट कार्ड वगैरह से हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर जो एस्टेरिस्क है वो ये है कि औकात से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि एक बार अगर तुम डेब्ट ट्रैप में फंस गए तो वो फाइनेंशियली जितना तुम्हें हिट नहीं करेगा, उससे ज्यादा मेंटली एल लगा देगा तुम्हारे। बहुत से लोग अपने अर्ली फेज में कोई एक जॉब पकड़ते हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे कोई लोन ले लेते हैं, और फिर जब उन्हें वो जॉब छोड़ना होता है, उन्हें इंप्रूव करना होता है लाइफ में या कोई ब्रेक लेना होता है, तो वो ले नहीं पाती क्योंकि उनके सर पे लोन है। सो अपने अर्ली 20s में इस तरह के ट्रैप में फंसना मेरे को कोई सेंस नहीं बनाता। वेल, आई सपोर्ट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट क्रिएशन एंड रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, लेकिन हमें अपनी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को ऐसे एसेट और लायबिलिटी में नहीं बांटना चाहिए। फीलिंग्स की भी अपनी एक जगह है, और वही एक चीज है दैट मेक्स यू ह्यूमन। सो पैसे बनाओ, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर हैप्पीनेस और क्रेविंग्स। वो बाइक, वो फोन, वो घर, वो कार, अगर है पैसे अभी तो ले लो भाई, बिकॉज एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है हमारे पास वो है हमारी जिंदगी, और जो सबसे बड़ी लायबिलिटी है वो है हमारी बॉडी, जो कि टाइम बाउंडेड है। और जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम कर सकते हो कभी भी अपनी जिंदगी में वो है खुद पर। एनीथिंग दैट इज इंप्रूविंग योर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ इज the best investment. Now making money or thinking about it constantly is also not good. मतलब मेरा मानना है कि हम पैसे कमाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बाद में उन्हीं पैसों से हम अपने लिए बेटर टाइम खरीदते हैं, लेकिन बहुत से लोग बस अपना टाइम ही ट्रेड ऑफ करते रहते हैं, उसे कभी क्लेम बैक नहीं करते हैं।
और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने गुड टाइम्स को क्लेम करो। होप तुम्हें कोई वैल्यू मिली हो इस वीडियो से। और हाँ, विंट वेल्थ को चेकआउट जरूर करना। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. बाकी see you in the next. Bye.